शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। 2008 मालेगांव धमाका केस, एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इत्तला दी है। 12 जुलाई तक कुल 495 गवाहों में से 256 गवाहों से जिरह हुई है। मजीद 218 गवाहों से पूछताछ करना अभी बाकी है। तो 2008 मालेगांव धमाका मामला, एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इत्तला दी है। 12 जुलाई तक कुल 495 गवाहों में से 256 गवाहों से जिरह हुई है और मजीद 218 गवाहों से पूछताछ करना बाकी है। तो 2008 मालेगांव धमाका मामला, बेहद अहम खबर। एनआईए ने जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है, इस बात की इत्तला दी है कि 12 जुलाई तक कुल 495 गवाहों में से 256 गवाहों से जिरह की गई है और मजीद 218 गवाहों से पूछताछ करना बाकी है। तो 2008 मालेगांव धमाका मामला, एनआईए ने अपनी जिस तरह से उसकी पूछताछ, उसकी तफ्तीश है, उसके बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट को इत्तला दी है। हमारे साथ मौजूद है मुंबई से हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट को उन तमाम वो नंबर बताया है कि अब तक किन गवाहों से, कितने गवाहों से इस मामले पर पूछताछ जो है वो की गई है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि 2008 मालेगांव धमाका मामले में एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इस बात की इत्तला दी है, जानकारी दी है कि 12 जुलाई तक, माफ करिएगा, 12 जुलाई तक कुल 495 गवाहों में से 256 गवाहों से जिरह हुई है। मजीद 218 गवाहों से पूछताछ करना बाकी है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे से। प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रशांत, आपसे हम जानना चाहेंगे 2008 मालेगांव धमाका मामले में क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, एनआईए की विशेष अदालत में पिछले कई सालों से मालेगांव ब्लास्ट की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में वेकेशन होने के चलते सुनवाई जो है एक समय के लिए रोक दिया गया था। जज के ट्रांसफर भी कर दिए गए थे और नए जज जो आए हैं उनकी निगरानी में एक बार फिर से ट्रायल शुरू किया गया है। आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो अब एनआईए कह रहा है कि 218 और गवाह ऐसे हैं जिन्हें क्रॉस एग्जामिन करना रह गया है। यानी ये बात अब स्पष्ट हो रहा है कि सुनवाई जो है अंतिम फेरों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और इसमें कई ऐसे हॉस्टाइल गवाह भी हमने देखे थे पिछले दिनों जो सामने आए थे कि जिनका बयान पहले एटीएस ने लिया था, वो यहाँ पर एनआईए के स्टेटमेंट में वो हॉस्टाइल घोषित हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, ये अहम आंकड़े जो है एनआईए की तरफ से आज विशेष अदालत में बताया गया है कि महज 218 विटनेसेस क्रॉस एग्जामिन के लिए रह गए हैं। एक बार ये पूरा हो जाएगा तो अगर देखें तो 2008 में ये पूरा मामला शुरू हुआ था, आज 2022 चल रहा है, जिसमें कई ऐसे आरोपी है जो जमानत पर बाहर हैं और उनका साफ तौर पर कहना भी है कि इतना लंबा समय बीत चुका है, ये मामला जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। तो अब ये आंकड़ों पर ध्यान देने के बाद ये ऐसा अंदेशा है कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई खत्म होने के कगार पर नजर आ रहा है। जी प्रशांत, तो बेहद अहम जानकारी आपने हमारे नाज़रीन को दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के सिलसिलेवार बम धमाकों के मास्टरमाइंड वलीउल्लाह की सजाए मौत के खिलाफ दायर अपील को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। इस मामले में मातहत अदालत से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। ये हुक्म जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SHP की डिवीजन बेंच ने दिया। अपील पर आइंदा सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। वाज़ेह है कि वाराणसी में साल 2006 में संकट मोचन मंदिर, जम्मू रेलवे फाटक और कैंट रेलवे स्टेशन पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। अब सबसे अहम खबर श्रीलंका से। तब्दीली की राहें आसान नहीं हैं, वो भी तब जब मुल्क इक्तिसादी और सियासी बहरान से गुजर रहा हो। श्रीलंका इसकी ताजा मिसाल है। अवाम सड़कों पर है, सदर फरार है, जबकि वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ऐवान वजीर आजम में महसूर है। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज है।
कानून को नाफिज करने वाले और बदलाव के मत वाले एहतिजाजियों के बीच झड़पें देखी जा रही हैं। एहतिजाजियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले, हत्ता के ताकत का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जराये के मुताबिक फायरिंग की भी खबरें हैं। श्रीलंका की सियासत और मईशत दोनों बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। अवाम का एतमाद सियासतदानों पर से बिल्कुल उठ गया है। इसीलिए वो रानिल विक्रमसिंघे को भी कारगुजार सदर के ओहदे पर देखना नहीं चाहते। एहतिजाजियों का कहना है कि इमरजेंसी का निफाज अवाम के तहफ्फुज़ के लिए नहीं बल्कि उनकी आवाज को दबाने के लिए किया गया। उनका यह भी दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म विक्रमसिंघे इमरजेंसी का ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ऐसा करने का इख्तियार नहीं है। Well, protesters continue to gather outside the president's office. You can find that protesters are only entering this lane that leads to Prime Minister's office. Even though tear gas has been fired multiple times, they refuse to leave the place because they say that if the president resigns, then what next is that Prime Minister of Sri Lanka will be made the interim president, which is Ranil Wickremesinghe, and they want the resignation of not just Gotabaya but also Ranil because they think that he is someone who is protecting Gotabaya Rajapaksa. Will the protests continue? Do you see it continuing here? Yes, they will continue their protest until the Prime Minister is resigned. Okay. That is, this protesters is expecting now. What are the problems that Sri Lankans face? There's a lot of anger against the current politicians, whether it's president or prime minister. What are the challenges and difficulties that you're all going through here? Actually, due to this current crisis situation, all the Sri Lankan citizens are fed up with this current government. They want to chase out this government from the Sri Lanka. That's right. Now they want to again they are fighting against Ranil Wickremesinghe to resign from his position. So, chorus growing louder for the resignation of not just President Gotabaya Rajapaksa but also Prime Minister Ranil Wickremesinghe. If President resigns by evening, sources say that he could go to another destination and then later in the evening there will be an official announcement. After that, Ranil Wickremesinghe will be the interim president till Parliament comes to a consensus on who could be a permanent or who they could appoint as the president till Sri Lanka goes to polls again. And here at the Prime Minister's office, even as Ranil may become the interim president, chorus for Ranil Wickremesinghe's resignation is growing louder. You can find more and more protesters from the golf face are now marching towards the Prime Minister's office. Here at the Prime Minister's office, the Prime Minister's office is heavily guarded by the army personnel. Police officers we saw a few minutes ago leave the Prime Minister's office, but heavy deployment, army officers deployed everywhere to ensure that these protesters do not storm the office. Therefore, whenever crowds swell outside the Prime Minister's office, what you can see is tear gas being fired, and then they try to disperse the crowds. The crowds disperse, and after a few minutes, again they go back and raise slogans against Prime Minister outside the gates. For the last 1 hour, these are the dramatic scenes that are unfolding outside Prime Minister's office. Crowds only swelling. It started with the students' march towards Prime Minister's office, and now the protests are snowballing. We'll have to wait and see how whether these protesters will be able to enter the Prime Minister's office, whether they will be able to storm the Prime Minister's office. But at the moment, more and more protesters joining the initial students' protest, and now you can see this entire stretch is occupied by protesters. They do not want to disperse, they do not want to leave. Their message is now the resignation of both President and Prime Minister, and that's what we've been hearing from many of them who are waiting here to see when the official announcement of President's resignation will be made. तो नेटवर्क 18 की रिपोर्टर पूर्णिमा तमाम तर वहां के हालात ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने पेश करती हुई, और साफ तौर पर पूर्णिमा का ये कहना था कि अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जो सदर हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा कब देते हैं। हालांकि उन्होंने इसका ऐलान किया था और आज की तारीख भी दी गई थी, लेकिन वहाँ पर हालात लगातार बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। बराह रास्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार, जिस तरह से हमारे साथी पूर्णिमा वहाँ पर मौजूद हैं, कोलंबो में है वो, और
उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अब हालात जो हैं वो आमने सामने, यानी जो प्रोटेस्टर्स हैं, एहतजाजी हैं, उनके बीच और जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर नज़र आ रही हैं उनके बीच अब पुरतशद्दुद झड़पों की भी लगातार खबरें आ रही हैं, क्योंकि एहतजाजी जो हैं वहाँ पर सदर दफ्तर में पीएम का जो घर है, उनका जो ऑफिस है, अब वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम का एतमाद जो कि सियासतदानों से पूरी तरह से उठ चुका है, तो ये तस्वीरें बराह रास्त कोलंबो से आप तक पहुंचाई जा रही हैं। यहाँ इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। हालांकि जो प्रोटेस्टर्स हैं, एहतजाजी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इमरजेंसी का निफाज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि उनकी आवाज़ को दबाने के लिए किया गया है। ये भी दावा है एहतजाजियों का कि वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमसिंघे इमरजेंसी का ऐलान कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का इख्तियार नहीं है। तो लगातार श्रीलंका के जो हालात हैं उन पर हमारी नज़र बनी हुई है। बराह रास्त तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी पूर्णिमा भी लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो पेश कर रही हैं। शाम तक वहां पर मजीद क्या कुछ हालात होते हैं उस पर नजर। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क का कारगुजार सदर बनाया गया है। इस तरह से पीएम रानिल विक्रमसिंघे अब वहां के कारगुजार सदर जो है वो बनाए गए हैं। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको कर्नाटक से दे दें। कर्नाटक में सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। पहले मरहले में 500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। उडुपी के दौरे पर आए वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई ने ये ऐलान किया है। सीएम रियासत के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कुर्ग जुनूबी केनरा के बाद उडुपी जिले का भी उन्होंने दौरा किया है। तो अहम खबर, जिस तरह से कर्नाटक में सैलाब की सूरत हाल है। नाज़रीन, आपको बताएं कि कर्नाटक ऐसी पहली रियासत बन गई है जहां सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। पहले मरहले में 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान जो है वो किया गया है। उडुपी के दौरे पर आए सीएम बिस्वराज बोम्मई ने इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। वज़ीर आला रियासत के सैलाब मुतासरा इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सीएम के दौरे से मुताल्लिक कि किस तरह से वो तमाम तर जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं वहां के हालात का वो जायजा ले रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने राहत पैकेज का ऐलान किया है। कुर्ग, जुनूबी केनरा और उडुपी का दौरा कर चुके हैं सीएम। चूंकि बारिश की वजह से, लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से मुल्क की कुछ रियासतें जो है वो मॉनसून का कहर झेल रही हैं। कर्नाटक भी उनमें से एक है। और कर्नाटक में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जब दौरा किया वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई ने, तो उन्होंने राहत पैकेज का भी ऐलान किया। सीधे रुख करेंगे हम रऊफ अहमद हलूर का। रऊफ, आपसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खुद वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई जो है तमाम तरह सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, राहत पैकेज का भी उन्होंने ऐलान किया है। दौरे पर आज आए वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई ने आज सुबह जो है मुतल्लका अफसरों के साथ मीटिंग की और इसके बाद पहले मरहले के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जो 500 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई कल उन्होंने कुर्ग जिले का दौरा किया, उसके बाद जुनूबी केनरा जिले का दौरा किया और यहाँ पर हुई भारी तबाही, फसलों के नुकसानात, सड़क को पहुंचे नुकसानात, आमद और रफ्त को पहुंचे नुकसानात, घरों को, मकानात को पहुंचे हुए नुकसानात, तमाम तबाहियों का जायजा लिया। और उसके बाद जो है आज अहम मीटिंग हुई है वज़ीर आला की और इसके बाद उन्होंने राहत पैकेज का भी ऐलान किया है जो पहले मरहले के लिए 500 करोड़ है। इसके बाद जो है वज़ीर आला दीगर अजला को भी दौरा करने वाले हैं। खास तौर पर आज देख रहे हैं कि साहिली कर्नाटक में जो है हालात
कदरे बेहतर हैं। मसलसल बारिश की वजह से यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी। बारिश की वजह से जो है नदियों में पानी की सतह काफी फैल गई थी। सैलाब की सूरत हाल के बाद अब हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रियासत कर्नाटक के हैदराबाद से जुड़े इलाके हों, चाहे गुलबर्गा हो, यादगीर हो, बीदर हो, यहाँ पर हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं अब। और महाराष्ट्र से जो जुड़े हुए इलाके हैं, बीजापुर हो, बागलकोट हो, बेलगाम हो, इन अजला में जो है एक तरह से सैलाब की सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। तो ये जो पैकेज का जो ऐलान किया गया है, इसमें जो मुतासरीन हैं, जिन्होंने जिनके घर नुकसान पहुंचे हैं, उन तक ये इमदाद पहुंचने की तवक्को है। जैसा कि हमने पहले भी ये बात बताई कि जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए का हुकूमत ने ऐलान किया है, 5 लाख रुपए मुआवजे का। और जिनके घरों को कुछ नुकसान पहुंचा है, उन घरों की मरम्मत के लिए 50,000 रुपये का के मुआवजे का ऐलान किया है। तो इस तरह एक तरफ जो है सैलाब और बारिश से हालात रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अबतर हैं, अवाम परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया है। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले की अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। जमीयतुल उलमा हिंद ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये अमल कानून के तहत किया गया। हुकूमत ने कहा कि अब तक जहां भी कार्रवाई हुई है वो सब कानून के तहत हुई है। यूपी हुकूमत ने कहा कि जमीयत की अर्जी गैर कानूनी तामीरात को बचाने की कोशिश कर रही है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने सहारनपुर केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में सिर्फ 20 मकानात की तामीरात को हटाया गया जो कि सरकारी जमीन पर थे। अब भी लोग इन घरों में रह रहे हैं। जवाब दाखिल करते हुए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मजीद कहा कि प्रयागराज का मामला हाई कोर्ट में है। तवील ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अहम तबसरा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से तहकीकात को मुकम्मल करने में ताखीर की वजह से किसी मुल्जिम को आज़ादी से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। लंबे ट्रायल की सूरत में उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और MM सुंदरेश की बेंच ने अदालतों के जरिए जमानत देने और तफ्तीशी एजेंसियों के जरिए गैर जरूरी गिरफ्तारी को रोकने के मामले पर जामे रहनुमा खतूत मंजूर कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को मरकजी हुकूमत की तरफ से फौज की भर्ती के लिए मुतनाज़ अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगा। यह अर्जी वकील ML शर्मा ने दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया कि जो लोग 2 साल से एयरफोर्स में तकर्री का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें खदशा है कि उनका 20 साल का कैरियर कम होकर 4 साल का हो जाएगा। इस दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि साल 2017 में 70,000 से ज्यादा तलबा को ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद तलबा को यकीन दिलाया गया था कि अपॉइंटमेंट लेटर पर रजामंदी हो जाएगी, लेकिन अब इस स्कीम के मुतारफ हो जाने के बाद उनका करियर ही दांव पर लगा हुआ है। जोधपुर वाक़े के बाद से राजस्थान में हालात कुछ कशीदा थे। इसको हर सतह पर बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर अजमेर में सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली में लोगों ने कौमी एकता के गीत गाए, हाथों में तिरंगे और बैनर तले इन लोगों ने कौमी यकजहती का यहाँ शानदार मुजाहरा पेश किया। खुदाम ख्वाजा की जानिब से रैली पर फूलों की बारिश की गई। रैली में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। वेलकम किया, कोई 50 कम से कम 1000 किलो फूल बरसाए। जी जी, हमारी तरफ से कोई कमी देखी है आपने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देखो आपको फूलों में नहला दिया हमने। हमारी तरफ से तो हमने वार्म वेलकम किया है। खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज ने, खादिम कम्युनिटी ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सांप्रदायिक सौहार्द का वार्मली रिसेप्शन किया। हजारों किलो फूल बरसा दिया आप पे। क्या चाहते हैं? दैट्स ऑल भाई, शुक्रिया।
अजमेर दरगाह कमेटी ने मुतनाज़ बयानात, नारों, तस्वीरों पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी किया है। कमेटी के मुताबिक इस तरह की हरकतों से दरगाह का तक़द्दुस पामाल होता है। इश्तियाल अंगेज बयान और नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी नोटिस में की गई है। हालिया दिनों में दरगाह अहाते से कुछ बयान और नारे सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। इसके बाद कमेटी ने ये नोटिस जारी किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि मुक़द्दस शेमनाज गुफा के इर्द गिर्द इकोसिस्टम रोजाना 5000 से ज्यादा यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं देता। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुफा के करीब हालिया बादल फटना दर्शन के लिए इजाजत से ज्यादा यात्रियों को इजाजत देने का नतीजा था। महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाइशगाह पर खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम कभी भी यात्रा के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन बीजेपी हुकूमत इस यात्रा को कश्मीर फतेह करने की तरह पेश कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि इंतजामिया की तरफ से उठाए गए बेमिसाल हिफाजती इक़दामात खासतौर पर जनूबी कश्मीर में मकामी आबादी के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि इंतजामिया हालिया सानहे में हुई हलाकतों की असल तादाद से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को छुपा रही है। आज जिस तरह से बीजेपी ने इसको यात्रा से कम बल्कि एक सियासी हथकंडा, एक पॉलिटिकल जो है इशू बनाया हुआ है कि जैसे जम्मू कश्मीर को फतह करना है, इसलिए आगे नहीं देखो पीछे नहीं देखो। जो अभी हाल ही में अनंतनाग में मुझे मालूम है एक छोटा बच्चा, नवजात बच्चा मर गया क्योंकि गाड़ी को पास ही नहीं होने दिया। जब तक उसकी माँ अस्पताल पहुंची वो मर गया था। वो बच्चा जो है अस्पताल से निकलते ही मर गया। इसी तरह से बहुत मुसीबत है, खासकर साउथ के जो लोग हैं उनके लिए वबाली जान बन गए। उन्हीं के लिए नहीं बल्कि हमारे जो यात्री हैं उनके लिए भी इन्होंने वबाली जान बनाया, क्योंकि जो वहाँ माहौलियात है वो इजाजत नहीं देता है कि वहां दिन को 5000 से ज्यादा लोग जाने चाहिए। उसकी इजाजत नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला का एक कुदरती माहौल का होता है। इन्होंने हजारों की तादाद में वहां लोग भेज दिए। नतीजा ये हो गया कि जब क्लाउड बर्स्ट हो गया, अभी तक मालूम नहीं हमें, क्योंकि ये बता नहीं रहे हैं सच्ची बात। ये सिर्फ 15-16 लोगों की बात कर रहे हैं, मगर जितने लोग गायब हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल वहां से निकलते हैं, जिस तरह घोड़ों की लाशें निकलती हैं, खच्चरों की लाशें निकलती हैं, और जितने लोग गायब हैं, उससे लगता है कि नुकसान जानी बहुत ज्यादा हुआ है जितना ये बताते हैं। पर क्यों? इनकी हठधर्मी की वजह से। इनको जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे यात्रियों को नहीं आना था, हमारे मेहमानों को नहीं आना था, बल्कि जम्मू कश्मीर पे कोई चढ़ाई करनी थी। 7 लाख आएंगे, 8 लाख आएंगे, 2 महीने चलेगी यात्रा। जबकि इनके पास एक रिपोर्ट है, एक कमेटी बनी थी जब पहले भी यात्रा में इसी तरह एक हादसानिया हो गया था। एक रिपोर्ट बनी थी कि यात्रा में माहौलियात को नजर रखते हुए 6000 से 5000 से लोग दिन को नहीं जाने चाहिए, 1 लाख से ज्यादा लोग नहीं जाने चाहिए और एक ही महीना यात्रा होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल नहीं जीत लेती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को पड़ोसी मुल्क से बात करके मसला कश्मीर को हल करना होगा। गुज़िश्ता रोज मिलिटेंटों के हमले में ASI मुश्ताक अहमद की हलाकत पर तबसरा करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम ये समझने से कासिर हैं कि कातिल कौन है और निजात दहिंदा कौन है। उन्होंने मुतालबा किया कि मकतूल पुलिस एहलकारों के मुआवजे में इजाफा किया जाए ताकि उनके अहल खाना को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। साथ साथ हुकूमत से भी ये कहूँगा कि मेहरबानी करके इसका मुआवजा इतना अच्छा होना चाहिए जो घर बच सके। कंपनसेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसका जो घर है वो इज्जत से चल सके। और ये भी कहूँगा कि ये कारवान जो है मिलिटेंसी का, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये कि ये ख़त्म होगा। मैं इनसे कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे,
और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढे। जब तक वो हल नहीं ढूंढा जाएगा हम लोग इसमें पिसते जाएंगे, मरते जाएंगे और कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। भी हो सकता है, अल्लाह रहम करे। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल से निजात दे जो श्रीलंका में हुई, और हम श्रीलंका के लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस मुसीबत से निकाले। मुंबई में लगातार बारिशों की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात ने 14 जुलाई तक बारिश की पेशगोई कर दी है। महानगर पालिका ने हाई टाइड के पेश नजर लोगों से समुद्र के किनारों पर न जाने की अपील की है। महाराष्ट्र के परभनी, हिंगोली, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी समेत दीगर अजला में आइंदा कुछ घंटों में औसतन बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने वस्त महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण में बारिश की पेशगोई की है।